नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक तरह से चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। 2 दिनों तक वो बिहार में रहे और कई सभाओं को संबोधित किया। पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। उसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक की और बिहार को करोड़ों रुपए की योजनाओं का तोहफा देने की घोषणा भी कर दी। ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभाओं के चुनाव हैं। चुनाव के पहले तोहफा बांटने की परंपरा का निर्वाह करते हुए मोदी ने कई जगहों पर अपनी यात्राएं जो हैं वो की हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ भी गए उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दिए। अब ये दोनों साथ तो हैं, एक साथ एक मंच पर खड़े तो हैं, लेकिन क्या इनके दिल भी मिले हुए हैं? ये सवाल आजकल पटना में बहुत तेजी से पूछा जा रहा है, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। साथ है पर क्या दिल मिला हुआ है? हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं। और इस चर्चा का कारण ये है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर एक घमासान चल रहा है। और इस घमासान के पीछे एनडीए में शामिल 3 और मुख्य पार्टियां जो हैं वो भी शामिल हैं। इनमें से एक है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। उसके बाद दूसरी पार्टी है हिंदुस्तान अवाम सेकुलर मोर्चा, हम के नाम से इसको जाना जाता है। उसके साथ साथ जो तीसरी पार्टी है वो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसके नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ये सारे लोग जो हैं इस बार इस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट उनकी पार्टी को मिल जाए। लेकिन टिकट ज़्यादा से ज़्यादा मिले कैसे? बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और जिस तरह से इन लोगों का दावा है उसको अगर देखा जाए तो 243 में इनके हिसाब से अगर टिकट दे दिया जाए तो बीजेपी कहीं नहीं होगी। अब इस मसले का हल खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो चर्चा है उसके हिसाब से नीतीश कुमार किसी भी तरह से बिहार में कम से कम आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो इस बात के लिए एडमेंट दिखाई दे रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि जो बाकी की पार्टियां हैं उनको कहां से टिकट मिलेगा और उनके जो बड़ी बड़ी मांगे हैं वो कैसे पूरी होगी। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद को ज़्यादा बढ़ावा तब मिला जब पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए नीति आयोग की बैठक के लिए। यहाँ एयरपोर्ट से उतरने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो नीति आयोग की बैठक में जाएंगे, लेकिन इस बैठक में जाने से पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गए और वहाँ क्या बात हुई ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। अगले दिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। इस बैठक में नीतीश कुमार पहुँचे लेकिन बहुत जल्दी ही वहाँ से निकल गए। अब इसको लेकर राजनीतिक हलकों में जो चर्चा सुनाई दे रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जो हैं सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज हैं। सीटों के बंटवारे पर झगड़ा क्या चल रहा है हम जरा उस पर एक नज़र डाल देते हैं। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो ये बात बहुत साफ है कि 3 मुख्य पार्टियां जो हैं वो उस समय सामने थी और बीजेपी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उनके बीच में लगभग आधी सीटों का बंटवारा हो गया था।
करीब 115 सीटें जो है नीतीश कुमार को मिली थी, करीब इतनी ही सीटें जो हैं वो मिली थी बीजेपी को, और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है उसको 13 सीटें मिली थी। उस समय चिराग पासवान जो थे वो एनडीए से बाहर थे। असल में उनके चाचा जो पशुपति पारस, उनकी पार्टी को, उनके धड़े को बीजेपी ने अपने साथ मिला रखा था, और इसलिए चिराग को अलग चुनाव लड़ना पड़ा। चिराग ने 137 सीटों पर पिछले विधानसभा के चुनाव के समय अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। बहरहाल एनडीए को जीत मिली और बहुमत मिल गया उनको, लेकिन इसमें एक समस्या ये हुई कि जेडीयू के सीटों की संख्या जो है वो घटकर सिर्फ 43 तक रह गई। बीजेपी 74 सीटों तक पहुंच पाई और हिंदुस्तान अवाम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने सिर्फ 4 सीटें जीती। अब चिराग पासवान जो हैं वो पूरी मजबूती के साथ जो है वो मैदान में आ गए हैं और वो काफ़ी सीटें मांग रहे हैं। इसके पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि 2025 के लोकसभा चुनाव में जब उनको 5 सीटें दी गई तो उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 100% था, यानी 5 सीटें उनको मिली और 5 वो जीत गए। उसी आधार पर वो अब कह रहे हैं कि उन्हें 40-50 सीटें विधानसभा की मिलनी चाहिए और उनका दावा है कि वो जीत कर दिखाएंगे। अब 40 सीटें उनको दे दी जाए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं उनको भी 40 सीटें चाहिए। उधर तीसरे जो घटक हैं उपेंद्र कुशवाहा जो वो भी मैदान में हैं और उनका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP वो भी 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको एकोमोडेट करना आसान नहीं है। अब पिछले विधानसभा में जो स्ट्राइक रेट था उसके हिसाब से अगर देखें तो ये लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं दे पाई, यानी करीब 115 में से उन्होंने 43 सीटें जीती। तो अब इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि उनको विधानसभा में कम सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ को गौर करना होगा कि अगर लोकसभा को देखें तो बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग एक जैसा था। बीजेपी को लोकसभा की 13 और जेडीयू को 12 सीटें मिली। तो इस हिसाब से 12 और 13 के हिसाब से देखें तो दोनों को की बराबरी जो है फिर से साबित होती है। और 2020 में जो कम सीटें मिली विधानसभा में जेडीयू को, तो उसका कारण जेडीयू के नेता भी मानते हैं कि चिराग पासवान थे। चिराग पासवान का एकमात्र मुद्दा उस चुनाव में था नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को हराना, और वो इस बात को बार बार बोल रहे थे। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि वो मोदी जी के हनुमान हैं और वो बीजेपी को नहीं हराना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं। जो भी हुआ हो, सीटें तो कम हो गई। और ये एक ऐसा मामला है जो सीटों के बंटवारे को लेकर इनके बीच विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है। अब अगर हम पिछले 20 वर्षों से, जब से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, उसके इतिहास को देखें तो एक अलग तरह की तस्वीर सामने आती है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ी जीत, सबसे महत्वपूर्ण जीत, बड़ी तो नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जीत जो है 2005 में मिली थी, जब उनके 88 विधायक चुने गए थे और उनके साथ उस समय भी सहयोगी पार्टी उनकी बीजेपी ही थी। उनको 55 सीटें मिली और उसके पहले सत्तारूढ़ आरजेडी जो है वो सिर्फ 54 सीटों पर सिमट गई थी। उसी तरह से 2010 को देखें तो ये नीतीश कुमार के लिए सबसे सुनहरा, सबसे बड़ा मौका था, जब उनके 115 विधायक जो है वो चुन करके विधानसभा में आ गए थे। बीजेपी को भी बढ़त मिली थी और वो 2005 में 55 के मुकाबले 2010 में 91 सीटों पर पहुंच गए थे। और आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान इसी समय में हुआ था जब इनकी सीटें घट करके 22 पर चली गई थी। उसके बाद स्थिति बदली।
2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली और बीजेपी को 43 सीटें मिली और आरजेडी को 80 सीटें मिली। 2015 एक अलग किस्सा है, इस पर हम थोड़ी देर में फिर से बात करेंगे। और 2020 में जेडीयू 43 पर आ गया, बीजेपी 74 पर और आरजेडी 75 पर। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि 2005, 2010, 2020 ये इस तीनों चुनावों में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, यानी जेडीयू जो है एनडीए में शामिल था। और उसके बाद 2015 को अगर देखें तो 2015 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। मोदी जी के आने के बाद नीतीश कुमार बाहर हो गए थे और आरजेडी से गठबंधन कर लिया था। 2015 में भी आपने देखा ही कि इनकी सीटें जो हैं बढ़ी हुई आई। आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। तो उनकी सरकार बन गई। बाद में फिर टूट करके नीतीश जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए, ये अलग बात है, लेकिन उनकी सरकार उस समय तो बन ही गई थी। 2020 में स्थिति बदल चुकी थी, फिर से वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये जो स्थिति है वो ये बताती है कि ये तीनों जो पार्टियां हैं, जो जिसमें जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी, ये लगभग एक तरह का परफॉर्मेंस इनका 2005 से लेकर के अभी तक का रहा है। ये एक रेंज में गिरते हैं और घट भी जाते हैं। और किसका गठबंधन किससे है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जब जेडीयू आरजेडी साथ आते हैं तो उनको जीत मिल जाती है, जब जेडीयू बीजेपी साथ आते हैं तो उनको सीट मिल जाती है। इसके चलते जो है जेडीयू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी वहाँ बिहार में बनी हुई है और उसको इग्नोर करना बीजेपी के लिए संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आप जा कर के देखें तो बिहार में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होकर के उभरी हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो उसके हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके नेता चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान जब भी जो है वो एनडीए में थे, वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी थे, बाद में उनका दुखद निधन हो गया। तो उनके समय में भी उनकी पार्टी की स्थिति अच्छी रहती थी और 4-5 सांसद वो जिता कर ले आते थे। तो अब रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद पार्टी में विभाजन हो गया। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जो हैं उन्होंने एक अलग धड़ा बना लिया। चिराग पासवान बिल्कुल बाहर हो गए, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वो फिर से अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को स्थापित करने में सफल हो गए और अब पशुपति पारस जो हैं वो बाहर हैं। तो ये तो स्थिति है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान आवाम पार्टी यानी हम, जिसके नेता जीतन राम मांझी हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी दलित नेता हैं, बल्कि अति दलित नेता हैं और वो जानते हैं कि उनकी एक फॉलोइंग वहाँ है। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। जब 2014 में उन्होंने इस्तीफा दिया तो मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद से वो बड़े नेता बन गए। उसके पहले नीतीश कुमार के एक मंत्री थे और उतनी चलती नहीं थी, लेकिन अब वो स्थापित नेता है तो उनकी मांग है। इधर नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही एक और ओबीसी नेता, बल्कि ईबीसी भी कह सकते हैं उनको, वो उभरे। वो हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इनकी पार्टी है। तो ये जो हैं ये भी उभरे, नीतीश के साथ रहे, फिर उसके बाद अलग हो गए, पार्टी बना ली, फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो ये लोग इधर से उधर करने में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में किसी भी पार्टी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक बात तो ये हो गई। अब सवाल ये है कि अगर
चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांग मान लें तो फिर सीटें घटेंगी, बीजेपी की घटेगी या जेडीयू की घटेंगी। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है एक सीमा से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब चिराग पासवान कुछ दिनों पहले उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया और ये कहा कि लोकसभा में यानी 2025 के लोकसभा चुनाव में जिसका परफॉर्मेंस जैसा रहा है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली, 5 वो जीत गए, 100% स्ट्राइक रेट रहा। इस हिसाब से उनको 40-45 सीटें होनी चाहिए, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 6, 7, 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। अब इसको अगर माने तो 43 अगर ये मतलब नीतीश कुमार को के 12 सांसद हैं तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, बीजेपी की भी कम हो जाएंगी, लेकिन ये लगता नहीं है। अब ये मामला कितना गंभीर है, कभी कभी चर्चा ये भी होती है कि नाराज़ होकर नीतीश कुमार जो है वो फिर से आरजेडी के साथ में जा सकते हैं। और ये बात सही है कि आरजेडी का रास्ता उनके लिए बंद नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि आरजेडी के कुछ नेता बीच बीच में उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव भी मना करते हैं कि अब नहीं होगा गठबंधन, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि ये संभव हो सकता है। तो कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? एक चर्चा है कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि जेडीयू जो है वो 70-75 सीटों पर लड़े, लेकिन खुद बीजेपी जो है 115-120 सीटों पर लड़ना चाहती है। अब उसकी इस इच्छा के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी चाहती है कि अब बिहार में उनका मुख्यमंत्री बने। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी पहले जब अमित शाह बीजेपी गृह मंत्री और बीजेपी के नेता वो जब बिहार गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि उसके बाद मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। और बीजेपी ने अभी तक साफ नहीं किया है। इस बीच अटकलें चलती रहती है। बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कह चुके हैं कि उनको केंद्र में, नीतीश कुमार को केंद्र में जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण नेता है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद चाहती है कि चुनावों के बाद नीतीश कुमार केंद्र में एक नई भूमिका में आए और बीजेपी वहाँ अपना मुख्यमंत्री बना सके। बहरहाल टिकटों पर अगर तालमेल ठीक से नहीं हुआ तो नुकसान बीजेपी को भी होगा और जेडीयू को भी। इस बात को ये अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हैं, उसमें कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां जो हैं काफ़ी मजबूती से बनी हुई हैं। हालांकि वहाँ भी चर्चा होती रहती है कि उनमें टूट फूट है, लेकिन कुल मिलाकर के वो बने हुए हैं। एक बात और है आखिर में, इसे सामने रख करके और मैं समाप्त करना चाहूँगा कि एक और पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी। इसके नेता हैं मुकेश सहनी। ये मल्लाहों के नेता माने जाते हैं और हालांकि चुनाव के हिसाब से इनकी पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इनके पास वोट तो है। मल्लाहों का एक वर्ग जो है इनके साथ है। तो बीच बीच में चर्चा चलती रहती है कि बीजेपी उनको साथ लेना चाहती है, जाहिर है कि वो भी सीट मांगेंगे। कभी चर्चा होती है कि वो जो है वो आरजेडी के महागठबंधन के साथ रहेंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक और खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं और वो बहुत चिरपरिचित नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी बना करके चुनावी खेल में हिस्सा लेने की पूरी कवायद जो है शुरू कर दी है। वो घूम रहे हैं और एक अलग एजेंडा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तो ये है कि जेडीयू बहुत कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं कि वो 100 सीटों तक समझौता कर सकते हैं। हो सकता है बीजेपी भी 100 सीटों पर मान जाए, तो 200 सीटों के बाद 43 सीटें बचेंगी और यही 43 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंट सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान को
20 एक सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि वो जो हैं काफ़ी गंभीर दावेदार हैं। उनके पिता की जो विरासत है वो तो है ही, और ख़ुद भी अपनी ज़मीन उन्होंने तैयार कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले किसी और विषय पर आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चलते चलते आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप जो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसके अलावा आपसे एक अनुरोध है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। एक तो आप बेहतर प्रोग्राम देख पाएंगे, आपको बेल आइकॉन को दबा देना चाहिए, इससे आपको नए प्रोग्राम के बारे में सूचना मिलती रहेगी। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.